आज हम बात करेंगे स्पेसिफिकली पैराफ्रेजिंग के बारे में। पैराफ्रेजिंग क्या होता है? पैराफ्रेजिंग वो तो हम आगे डिस्कस करेंगे कि पैराफ्रेजिंग क्या होता है, बट पहले ये समझ ले कि पैराफ्रेजिंग आइल्स का एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट स्किल है। चारों के चारों मॉड्यूल्स में पैराफ्रेजिंग का एक काफी मेजर रोल है। पैराफ्रेजिंग का डायरेक्टली स्पीकिंग और राइटिंग में रोल है, बट इनडायरेक्टली लिसनिंग और रीडिंग में भी रोल है। ये हम आगे समझेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए पहले ये डिस्कस करते हैं कि पैराफ्रेजिंग एक्चुअली होता क्या है। पैराफ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग के बारे में मैं आपको बताता हूँ कि पैराफ्रेजिंग की एक्चुअल डेफिनेशन जो पहले वो डिस्कस करेंगे, फिर उसके बाद हम अपनी सिंप्लीफाइड जो डेफिनेशन है वो डिस्कस करेंगे। ठीक है? ठीक है। पैराफ्रेजिंग पैराफ्रेजिंग इज सिंपली रीराइटिंग अ फ्रेज और अ सेंटेंस सो दैट इट हैज द सेम मीनिंग बट विद डिफरेंट वर्ड्स। ठीक है, ये हुई जी अपना डेफिनेशन, काइंड ऑफ डेफिनेशन। अब इसको हम अपने वर्ड्स में डिस्क्राइब करते हैं। ठीक है। इन अदर वर्ड्स, कंटेंट एंड मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट still remain सेम बट ओनली रिप्रेजेंटेशन चेंजेस विद अप्रोप्रिएट एलिमेंट्स। है ना? मान लीजिए कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है, आपको कोई भी स्टेटमेंट दी हुई है, आपने क्या किया, आपने उस स्टेटमेंट का रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया। कि जिस तरह से वो स्टेटमेंट है आपने उसको रिप्रेजेंटेशन चेंज कर दिया, पर आपने क्या किया, आपने उसका कंटेंट और मीनिंग जो है उसका वो इंटैक्ट रहने दिया, वो वहीं का वही सेम टू सेम रहने दिया। ठीक है जी। फॉर एग्जाम्पल, मेरे पास कोई भी एग्जाम्पल दे दो। द सेल्स ऑफ टॉयज रोज बाय 20% इन चाइना। ठीक है, द सेल्स ऑफ टॉयज रोज बाय 20% चाइना, 20% इन चाइना। तो इसको पैराफ्रेज क्या करूंगा, इसको पैराफ्रेज कैसे करूंगा मैं? इसका जो पैराफ्रेज स्टेटमेंट होगा वो कुछ ऐसे होगा। ठीक है। अलग अलग तरीके हैं पैराफ्रेज करने के, ये एक तरीका है। ठीक है। द से क्या स्टेटमेंट क्या था? हाँ, द सेल ऑफ द सेल्स ऑफ द सेल ऑफ टॉयज रोज बाय 20% इन चाइना। देयर वाज अ राइज ऑफ 20% इन द सेल्स ऑफ टॉयज इन चाइना। ठीक है, ये हो गया जी पैराफ्रेज। हमने कुछ कंटेंट नहीं चेंज किया, हमने उसका मीनिंग नहीं चेंज किया, बट हमने उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज किया। ठीक है। तो पैराफ्रेजिंग काफी एक इम्पॉर्टेंट स्किल है लर्न करने के लिए। ठीक है। और हर एक मॉड्यूल में काम आती है। ठीक है। इट इज मोस्ट इम्पोर्टेंट फॉर राइटिंग टास्क टू टास्क वन, एंड स्पीकिंग का जो पार्ट वन होता है उसमें काफी ज्यादा इमेंसली बेनिफिशियल है। पार्ट टू और थ्री में भी काम आता है, बट पार्ट वन में काफी ज्यादा काम आता है। ठीक है। और इसका रीडिंग और लिसनिंग में इनडायरेक्टली काम आता है। क्योंकि रीडिंग और लिसनिंग में क्या होता है कि मान लीजिए आपको पैसेज, रीडिंग में पैसेज में आपको एक पर्टिकुलर लाइन दी हुई है, वो आपकी लोकेशन है, आप लाइन, अब उसको लोकेशन वाले सेंटेंस को पैराफ्रेज करके वो क्वेश्चन बना दिया जाता है। सेम इन लिसनिंग। अब मान लीजिए स्पीकर ने कोई एक सेंटेंस बोला, ठीक है, तो उसको पैराफ्रेज करके, उसका रिप्रेजेंटेशन चेंज करके, उसके अंदर सिनोनिम्स डाल के, उसको उसका जो है रिप्रेजेंटेशन चेंज करके आपको क्वेश्चन बना के दे दिया जाता है। तो पैराफ्रेजिंग इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। ठीक है। तो अब देखते हैं कि पैराफ्रेजिंग को करने के अलग अलग मेथड्स क्या है राइटिंग के लिए और स्पीकिंग के लिए। ठीक है। राइटिंग और स्पीकिंग के लिए मेजरली हम देखें तो जितना मैंने ऑब्जर्व किया है, चार मेथड्स आ जाएंगे। फर्स्ट इज यूजिंग सिनोनिम्स, सेकंड इज रीऑर्डर, थर्ड इज चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, एंड फोर्थ इज चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ड। और इससे पहले मैं एक और चीज डिस्कस करना चाहूंगा कि अगर हमें, जब हम, एक चीज और है जो मैंने नोट की है कि जब अपने अर्लियर डेज में मैंने नोट किया था कि जब हम स्टेटमेंट का पैराफ्रेजिंग करते हैं ना, तो हम उस स्टेटमेंट को और ज्यादा इजीली और ज्यादा डीपली समझ पाते हैं, जो कि हमें हेल्प करता है अपने आइडियाज को और जनरेट करने में। तो मेंटल प्रोसेस पे भी काफी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ता है। ठीक है। तो अभी हम सबसे पहले फर्स्ट मेथड के बारे में डिस्कस करते हैं, दैट इज यूजिंग सिनोनिम्स। सिनोनिम्स क्या होते हैं? काफी बच्चों को पता होगा एंड काफियों को नहीं, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन इट। सिनोनिम्स क्या होते हैं कि जैसे हिंदी में पर्यायवाची होते थे, एग्जैक्टली सेम चीज है सिनोनिम। जैसे एक शब्द के एक शब्द के मतलब जैसे एक, दो, तीन, है ना, मान लीजिए दो या फिर दो से ज्यादा शब्द हैं, उनका सेम मीनिंग है, दो या दो से ज्यादा वर्ड्स है, जब उनका सेम मीनिंग हो जाता है तो हम उनको सिनोनिम्स बोल देते हैं। ठीक है। जैसे ह्यूमंस का पीपल, राइट। अट्रैक्टिव को और क्या बोल सकते हैं? अट्रैक्टिव को ब्यूटीफुल बोल सकते हैं, अपीलिंग बोल सकते हैं। ठीक है। ऐसे ऐसे करके अब, ठीक है, आपको, जैसे फॉर एग्जांपल एक गिवन स्टेटमेंट है ना, स्टेटमेंट है आपको टास्क टू के लिए दी है, दैट इज वायलेंट क्राइम्स इज ऑन द राइज अमंग टीनेजर्स।
आपको आपने पैराफ्रेज करना, आपने कुछ वर्ड्स उठा लेने जिसके आपको सिनोनिम्स पता है ना। तो मेरे को जैसे इनके पता था तो मैंने इनके चेंज कर दिया, और मैंने सिनोनिम्स में क्या लिख दिया चेंज करके कि वायलेंट ऑफेंसेस आर राइजिंग अमंग यंग पीपल। ठीक है, वायलेंट ऑफेंसेस आर राइजिंग अमंग यंग पीपल। अब इसमें मैंने क्या किया, मैंने स्टेटमेंट चेंज कर दिया। मीनिंग दोनों का आप देखिए, मीनिंग अगेन दोनों का सेम टू सेम है, बस जो कंटेंट है यानी कि जो वर्ड्स हैं और जो मीनिंग है वो चेंज हुआ। कंटेंट अभी भी सेम है, क्राइम ऑफेंसेस सब कुछ सेम है, बस जो रिप्रेजेंटेशन है वो अलग। ठीक है। अब मेन चीज ये है कि जो सिनोनियम है, ये मेथड क्या करता है कि वर्ड्स को रिप्लेस कर देता है कि सिमिलर मीनिंग। हमेशा याद रखें कि सिमिलर मीनिंग होना चाहिए अगर आपको एक नया सेंटेंस बनाना। आप देख सकते हैं कि मैंने सारे के सारे वर्ड्स रिप्लेस नहीं किए। ठीक है, मैंने जो चुन चुन के जो मेरे को पता है कि हाँ इसका ये हो सकता है तो मैंने ये यूज कर लिया। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा कॉमन मेथड है जो कि स्टूडेंट्स यूज करते हैं, पर इसमें काफी ज्यादा गलतियां भी करते हैं। तो अब जैसे मैं आपको बताता हूँ कि जनरली स्टूडेंट्स क्या गलती करते हैं। अब जैसे टीनेजर्स, यंग पीपल, इनका इसका एक और सिनोनिम है एडोलेसेंट्स। अब मान लीजिए एडोलेसेंट्स, मैं आपको बता दूं कौन होते हैं। कि एडोलेसेंस एक स्टेज होती है जो कि जब कहते हैं ना कि जवानी चढ़ गई है ना, तो वो एडोलेसेंस वो स्टेज होती है जब वो बच्चा 12 12-13 साल का हो जाता है। ठीक है, तो ऑब्वियसली बॉडी के अंदर फिजिकल, मेंटल, इमोशनल चेंजेस आते हैं। ठीक है, उस स्टेज को हम बोलते हैं एडोलेसेंस। ठीक है, और जिनमें आती है उनको हम क्या बोलेंगे, एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स, ठीक है। ऑब्वियसली अब हम यहाँ पे बोल सकते हैं वायलेंट क्राइम इज ऑन द राइज अमंग टीनेजर्स, है ना। इसकी जगह टीनेजर्स की जगह हम लिख सकते हैं एडोलेसेंट्स। ठीक है, लिख सकते हैं। पर अब मान लीजिए मेरे को अब काफी लोगों को लगेगा एडोलेसेंट्स एक फैंसी वर्ड है, हम लिखेंगे हमारे बैंड ज्यादा आ जाएंगे। लिखो, कोई दिक्कत नहीं, लिखो। बट यहाँ पर काफी बच्चे एक मिस्टेक कर जाएंगे कि एडोलेसेंट्स की शायद उनको स्पेलिंग पता हो, शायद ना पता हो, वो फिर भी लिखेंगे। अब मान लीजिए उसने लिखे जी गलत स्पेलिंग्स, अब क्या होगा जी, वायलेंट क्राइम इज ऑन द राइज अमंग टीनेजर्स। चलो जी, टीनेजर्स की जगह लिखा हमने एडोलेसेंट्स। एडोलेसेंट्स की स्पेलिंग गलत, वहां पे बच गया। वहां पे या तो फिर सर्कल करेगा, अंडरलाइन करेगा, काटा मारेगा, कुछ तो करेगा, है ना। और आगे, ठीक है। अब मान लीजिए यहाँ पे उसने यंग पीपल लिखे, सिंपल से यंग पीपल लिखे, ठीक है, तो कुछ नहीं होगा, वो टिक मार देगा आगे। ठीक है, ओके। अच्छा, तो उसने टिक मार दिया, वो आगे बढ़ गया। ठीक है, ऊपर वाले में जो हमने पहले एडोलेसेंट्स वाला केस डिस्कस किया, उसमें उसने एक काटा मारा। और मैं आपको एक चीज बता दूं कि जितने ज्यादा कांटे बजेंगे, जितने ज्यादा अंडरलाइंस होंगे, जितने ज्यादा सर्कल्स होंगे, जितने ज्यादा मिस्टेक्स होंगी, उतना ज्यादा बैड इम्पैक्ट पड़ेगा इंसान पर। ठीक है, तो एक चीज है कि सिनोनिम्स जो है आपको काफी देख के यूज करने हैं। आपको यू शुड बी ऑलवेज लाइक, यू शुड बी 100% श्योर अबाउट इट। आपको कभी भी वर्ड को चेंज नहीं करना है अनटिल अनलेस आप 100% श्योर हो उसके लिए कि हाँ ये वर्ड परफेक्टली फिट हो रहा है, हाँ फिर लगाऊंगा। इस वर्ड के मेरे को स्पेलिंग्स अच्छी तरह से पता है, हाँ फिर मैं फिर लगाऊंगा। क्या इसका मीनिंग एग्जैक्टली वही है जो ऑलरेडी लिखा हुआ है, हाँ मैं फिर लगाऊंगा। ठीक है, अदरवाइज आप ना ही लगाएं तो बेटर है। ठीक है, क्योंकि अगर आप मिस्टेक करेंगे तो आपका स्कोर नीचे जाएगा। अगर आप ये नॉर्मल यंग पीपल लिखेंगे तो शायद आपका स्कोर वही रहे या फिर थोड़ा बहुत बढ़ जाए। पर अगर आप एडोलेसेंट्स का गलत स्पेलिंग लिख देते तो फिर आपके स्कोर पक्का नीचे ही जाते। क्योंकि वो मिस्टेक हो गई, एग्जामिनर को एक मौका मिल गया, एग्जामिनर को एक चांस मिल गया कि वो आपके बैंड डिडक्ट कर ले। और हमें कोई भी चांस नहीं देना है एग्जामिनर को कि वो मार्क्स डिडक्ट करे हमारे। ठीक है, हम बात करें रीऑर्डर की। रीऑर्डर सबसे ज्यादा आसान है, सबसे ज्यादा मतलब इसमें कोई मेहनत करने वाली नहीं है रीऑर्डर में। अगर हम बात करें स्पेसिफिकली, रीऑर्डर में क्या होता है कि आपको बस कोई भी वर्ड चेंज नहीं करना। ठीक है, और आपको सिर्फ और सिर्फ जो सेंटेंस है, जो क्लॉजेस हैं वो चेंज करना है। फॉर एग्जांपल हमारे पास पहली स्टेटमेंट है, एज लैंग्वेजेस सच एज स्पेनिश, चाइनीज एंड इंग्लिश बिकम मोर वाइडली यूज्ड, देयर इज अ फियर दैट मेनी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस may die out। ठीक है, अब मैंने नीचे वाली स्टेटमेंट उठाई उठाई जो कॉमा के बाद वाली, देयर इज अ फियर दैट मेनी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस में डाई आउट। ठीक है, मैंने उसको पहले रख दिया नीचे पैराफ्रेज स्टेटमेंट में। ठीक है, और उसके बाद मैंने डाल दिया बाकी सच एज लैंग्वेजेस सच एज, मैंने सेम टू सेम चेप दिया, कट कॉपी पेस्ट सिंपल। कुछ नहीं किया मैंने, कुछ नया नहीं किया मैंने, बस उसको रीऑर्डर कर दिया। ठीक है, अब हाँ, यहाँ पे रीऑर्डर में भी कुछ चीजें हैं जो आपको ध्यान में जरूर रखनी है। आपको वर्ड ऑर्डर
आपको वर्ड ऑर्डर देख के चेंज करना है हमेशा। अब जैसे इसमें तो था कि डायरेक्ट हमने कर दिया और इसकी सेंस भी बन रही है, ठीक है, कहीं ना कहीं इसकी सेंस भी बन रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और आपको हो सकता है काफी सेंटेंसेस में आपको कुछ वर्ड्स कम करने पड़े, उसकी जगह कुछ नए वर्ड्स डालने पड़े, ताकि वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो, ताकि उसका सेंटेंस का एक मीनिंग सही निकले। आपको तभी रीऑर्डर करना है जब आपका जो सेंटेंस है वो ग्रामेटिकली करेक्ट हो रहा हो, ठीक है। आपको ग्रामर का एक काफी इंपॉर्टेंट रोल देखना पड़ेगा इधर, ठीक है। आप बट ये सबसे ज्यादा इजी मेथड है रीऑर्डर करने का, ठीक है। और आपको क्या करना है, बस आपको जो क्लॉजेस का ऑर्डर है वो आपको चेंज करना है। और ऑब्वियसली आप ये तभी यूज करते हो जब ओरिजिनल सेंटेंस में एक से ज्यादा क्लॉज, ठीक है। अब नेक्स्ट मेथड है, ये भी जो नेक्स्ट मेथड है ये भी काफी बढ़िया मेथड है, ओके। और उससे पहले मैं एक और मेथड डिस्कस करना चाहूंगा, जो कि है कि अच्छा, हमने रीऑर्डर डिस्कस किया, हमने सिनोनिम्स डिस्कस किया। पर्सनली मैं दोनों को मिक्स करके चलता हूँ। पर्सनली मैं दोनों को मिक्स करके चलता हूँ, जैसे कि अब आप एग्जांपल देखेंगे आगे कैसे मैं दोनों को मिक्स करके चलता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास वही स्टेटमेंट ले ली मैंने, है ना। मैंने क्या किया, मैंने नीचे वाला स्टेटमेंट उठाया, मैंने रीऑर्डर किया, ठीक है। मैंने नीचे वाला स्टेटमेंट उठाया, वो कहता है कि देयर इज अ फियर दैट मेनी माइनॉरिटी लैंग्वेजेस मे डाई आउट। नीचे वाला स्टेटमेंट अब मैंने उसको सिनोनिम्स यूज कर लिया। मैंने क्या लिखा, देयर इज अ दिस मे दैट मेनी लेसर यूज्ड लैंग्वेजेस मे पास अवे, ठीक है, मे पास अवे। As languages such as Spanish, Chinese, and English become more widely used, as languages such as Chinese, English, and Spanish become more broadly spoken। मैंने यहाँ पे रीऑर्डर भी कर दिया, मैंने यहाँ पे उसको सिनोनिम भी चेंज कर। अब आप देख रहे हैं कि काफी ज्यादा चेंज आ गया है फर्स्ट स्टेटमेंट में और दूसरी स्टेटमेंट में। तो इस तरह से आप अगर ये दोनों मेथड्स इकट्ठे यूज कर सकते हैं मेरी तरह, तो बेटर है, बिकॉज थोड़ा और स्टेटमेंट चेंज हो गया। अगेन, चीजों को इंटैक्ट रखना है, कंटेंट को, मीनिंग को हमें हमेशा इंटैक्ट रखना है, उसको हमेशा सेम ही रखना है। सिर्फ रीअरेंजमेंट करनी है, रीऑर्डर करना है, रीऑर्गेनाइज करना है, ठीक है। एक और मेथड है चेंज फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव वॉइस, ठीक है, जो थर्ड मेथड है हमारा, ठीक है। पीपल और वॉइस में चेंज करना है, सिंपल सा कि हमें वॉइस जब आपको जो है चेंज करनी है, आपको हमेशा वही चीज बात ध्यान में रखनी है, ठीक है, कि जो पैसिव वॉइस है उसको हम जनरली एकेडमिक राइटिंग में यूज करते हैं। और इसको हम जो है इसको हम जो है डिफरेंट मेथड्स में यूज करते, डिफरेंट मेथड्स में यूज नहीं कर सकते हैं। सिर्फ हम जो वर्ब्स हैं एक ऑब्जेक्ट के, हम सिर्फ वही उसको टर्न कर सकते हैं पैसिव में, ठीक है। ऑब्वियसली हमारे पास एक स्टेटमेंट है, पीपल से दैट ग्लोबल वार्मिंग इज कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल्स। इसका हमने उल्टा कर दिया, पैसिव वॉइस बना दिया, ग्लोबल वार्मिंग इज सेड टू बी कॉज्ड बाय द बर्निंग ऑफ फॉसिल फ्यूल। अब एक्टिव टू पैसिव वॉइस एक काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट मेथड बन जाता है एक स्पेसिफिक कैटेगरी में। कौन सी कैटेगरी में देखते हैं, पैसिव वॉइस। हम पैसिव वॉइस उस केस में यूज करेंगे जब कोई हमारा ओपिनियन नहीं। फॉर एग्जाम्पल आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, मैं बड़ी आसान सी एग्जाम्पल देता हूँ। काफी लोग, काफी जो एल्डरली लोग हैं वो बिलीव करते हैं कि वो ये सोचते हैं, वो ये बताते हैं कि मतलब जो मोबाइल फोन्स हैं, मोबाइल फोन्स की वजह से बच्चों के स्कोर कम आते हैं, ठीक है। मोबाइल फोन्स की वजह से बच्चों के स्कोर कम आते हैं। इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे, पीपल argue that या फिर people believe that that mobile phones are solely responsible for the lower academic scores of children, ठीक है ना। अब इसका मैं पर्सनली ये चीज नहीं मानता हूँ, मैं पर्सनली ये चीज नहीं मानता हूँ। तो मैं अगर इस पे लिखना होगा, मुझे इसके अगेंस्ट जाना होगा, तो मैं क्या लिखूंगा, इट इज बिलीव्ड बाय पीपल, इट इज आर्ग्यूड बाय पीपल दैट। अब मैंने पैसिव वॉइस में चेंज करना उसको, मैं क्या बोल दूंगा, मैंने पैसिव वॉइस में चेंज करना उसको, तो मैं क्या बोल दूंगा, मैं जनरली ये बोल दूंगा, मतलब मैं ये सेंटेंस बना दूंगा, it is believed by people, or it is argued by people that uh, that children who are having low academic scores, children who are having low academic scores uh, have a reason of using more mobile phones, ठीक है। मैंने रीऑर्डर कर दिया, हालांकि एक परफेक्टली एक्टिव टू पैसिव वॉइस का एग्जांपल नहीं था, बट स्टिल आप समझ जाएं चीज को, ठीक है। तो अगर हम बात करें, ये काफी ज्यादा एक इंपॉर्टेंट चीज है कि आप जहाँ पे आपको ओपिनियन में अगेंस्ट जाना होता है, आप एक्टिव टू पैसिव वॉइस यूज करिए, बहुत ज्यादा
बढ़िया अच्छी तरह से यूज हो जाएगा। ठीक है, अगर हम बात करें हमारा जो लास्ट मेथड है वो है चेंज द फॉर्म ऑफ वर्ड। काफी ज्यादा इतना यूज नहीं होता ये, ठीक है, इतना यूज नहीं होता, मैं सही बताऊं, इतना यूज नहीं होता और काफी कम चेंज आता है इससे। हम एग्जांपल में देख ही लेंगे। लॉन्गर लाइफ स्पैन्स एंड इम्प्रूवमेंट इन द हेल्थ ऑफ ओल्डर पीपल सजेस्ट दैट पीपल ओवर द एज ऑफ 65 कैन कंटिन्यू टू लिव फुल एंड एक्टिव लाइव्स। Paraphrase क्या, longer lifespans and improvement in the health of older people are suggesting that people over the age of 65 can continue living full and active lives। हो सकता है most of the people, हो सकता है सबको, हो सकता है आधों को इसमें इन दोनों सेंटेंसेस में कोई डिफरेंस लग ही ना रहा हो। लेट मी टेल यू कि हाँ डिफरेंस है। यहाँ पे लिखा हुआ पीपल सजेस्ट दैट, यहाँ पे लिखा हुआ पीपल आर सजेस्टिंग, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पीपल कैन कंटिन्यू टू लिव फुल, पीपल कैन कंटिन्यू लिविंग फुल। ठीक है, अब फर्क क्या आ जाता है इनमें कि ऑब्वियसली इस सेंटेंस में डिफरेंट काइंड, देयर आर डिफरेंट काइंड्स ऑफ नाउन्स, वर्ब्स, एडवर्ब्स, एडजेक्टिव्स। ठीक है, हमने क्या करना है, हमने उस जो फॉर्म ऑफ वर्ड है उसको हमने चेंज करना है। ठीक है, जिससे हम पैराफ्रेज करेंगे। अगेन मैं हमेशा इस बात पे जोर डालूंगा, हाईलाइट करता ही रहूंगा इस चीज को, क्योंकि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको हमेशा ये चेक करना है कि हाँ क्या जो आप पैराफ्रेज स्टेटमेंट बना रहे हो वो ग्रामेटिकली करेक्ट है या नहीं है। आपको 100% श्योर रहना चाहिए हमेशा कि जो सेंटेंस है वो मेरा एरर फ्री है कि नहीं। ओके, तो आप इस तरह से क्या कर सकते हो, आप जैसे आप क्या कर सकते हो, आप, मैंने आपको तीन चार मेथड बता दिए, चार मेथड बता दिए मैंने आपको बढ़िया से। आप चाहो तो एक यूज करो, आप चाहो तो दो यूज करो, आप चाहो तो तीन यूज करो, आप चाहे तो चारों के चारों यूज करो। आप चारों के चारों एक सेंटेंस में बड़ी इजीली यूज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ठीक है, तो आपको ये चीज कर सकते हो इजीली, बट आपको एक चीज का बहुत ही ज्यादा ध्यान रखना है। क्या, कि आपको पैराफ्रेजिंग पे ज्यादा टाइम नहीं लगाना है। आपको 2-3 मिनट में पैराफ्रेजिंग, जो आपको इंट्रोडक्शन, जो आपको टास्क 2 की जो आपको इंट्रोडक्शन है करनी है, उसमें आपको पैराफ्रेजिंग जो स्टेटमेंट है पैराफ्रेज करना है, उसको 2 से 3 मिनट ही लगाना है, ज्यादा नहीं लगाना है। आपको नेचुरली लिखना है। अब कुछ लोग पूछेंगे कि नेचुरली क्या मतलब। नेचुरली मतलब कि आपको नेचुरली लिखते जाना है, आपको वोकैब के बारे में ज्यादा सोचना नहीं है, आपको सेंटेंस लिखना है। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास स्टेटमेंट है कि द पर्सन द पीपल आर गेटिंग मोर हेल्थ इश्यूज। अब मैंने लिखा, मैं लिख रहा हूँ द पीपल आर गेटिंग मोर मोर हेल्थ इश्यूज। मैं लिखते लिखते मेरे माइंड में आया कि हाँ इश्यूज की, हेल्थ इश्यूज की एक और सिनोनिम आ सकता है। मैंने लिख दिया people are getting more health maladies, MALADIES, हेल्थ मैलडीज, पीपल आर गेटिंग मोर हेल्थ मैलडीज। यानी कि मैंने नेचुरली लिखा। ठीक है, इससे नेचुरली लिखने के दो फायदे होते हैं। पहला, बैंड ज्यादा मिलता है, ये मैं आपको आगे लास्ट स्लाइड में दिखाऊंगा कि बैंड कैसे ज्यादा मिलता है। ठीक है, दूसरा आपका टाइम भी बचता है, आपका सोचने में टाइम कम जाता है। ठीक है, और ऑब्वियसली एंड में मैं हमेशा फिर से इस चीज पर जोर दूंगा कि प्रूफ रीड करे स्टेटमेंट को, और उसको बार बार, और सॉरी मतलब एक बार लास्ट में चेक कर लें कि ग्रामेटिकल एरर या फिर स्पेलिंग एरर या फिर वोकेबुलरी एरर, कोई एरर, किसी भी तरह का एरर तो नहीं है, एरर फ्री है ना। इफ इट इज एरर फ्री देन प्रोसीड। ठीक है, अब कुछ लोग पूछेंगे कि सर ठीक है समझ में आ गया पैराफ्रेजिंग कैसे करनी है, अलग अलग मेथड्स पता लग गए। अब पैराफ्रेजिंग को मतलब कैसे पैराफ्रेजिंग को मास्टर कैसे करें। सबसे पहला, लर्न क्या लर्न क्या डिफरेंट डिफरेंट तरह के जो मैंने स्ट्रक्चर्स बताए इनको अच्छी तरह से देखें, इनको अच्छी तरह से देखें कि हाँ ये कैसे कैसे यूज हो सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट में, डिफरेंट डिफरेंट स्टेटमेंट्स को कैसे कर सकते हैं हम। अलग अलग तरह के जो सैम्पल्स हैं वो पढ़ें, और उसके बाद प्रैक्टिस करें, अलग अलग स्टेटमेंट लें, उनको खुद से प्रैक्टिस करें, उसके बाद अपने टीचर के पास जाएं, इवेलुएट करवाएं। उसके बाद फिर ऑब्वियसली इवेलुएट करें, मिस्टेक्स देखें, मिस्टेक्स लिखें, फिर लर्न करें उस मिस्टेक से, फिर प्रैक्टिस करें, इवेलुएट। ये साइकिल करते जाएं, इस साइकिल में चलते जाएं, अपने आप मार्क्स इंप्रूव होते जाएंगे, आपको पता भी नहीं लगेगा। ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम, बट एक जो नेचुरल प्रोसेस है करने का वो यही। ठीक है, ये एक इमेज है जो कि डिस्क्राइब कर रही है कि कैसे हाई लेवल वोकेबुलरी या फिर मेमोराइज सेंटेंस जो होते हैं वो मतलब लगते हैं एक एग्जामिनर को। ऑब्वियसली आप देख रहे हैं फ्लोर, ठीक है, फ्लोर में खड्डा हो गया, मतलब फ्लोर में खड्डा नहीं हुआ, सॉरी, फ्लोर में बाकी सब तो ईंटें बिल्कुल सही लगाई हुई हैं, बाकी सब टाइल्स बिल्कुल सही लगाई हुई हैं, एक जगह ये कि ईंट फंसा दी है, बाकी सब सही लग रहा है।
आप देखोगे तो बाकी सब सही लग रहा है, बस बीच में जो ईंट है वो एग्जामिनर को देखेगी और वो उसको चुभेगी कि हाँ ये बड़ी गलत चीज की है इसने, ये सही नहीं किया इसने। ठीक है, चाहे आपका बाकी पूरा का पूरा ऐसे जो है बढ़िया हुआ हो, पर ये उसको ईंट चुभेगी, ये उसको ईंट जो है ना ये दिख रही है उसको चुभेगी, और इसके कारण वो आपके मार्क्स कम कर देगी। ठीक है, आपको हमेशा आपको हमेशा ये ध्यान में जरूर आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको हमेशा ये ध्यान में रखना है कि आपको टास्क और टॉपिक के रिलेटेड जो वोकैबुलरी है आपको वो यूज करनी है। अब कुछ लोग जैसे यहाँ पे यूज करेंगे कि इंक्रीज की जगह राइज लगा दिया, ठीक है, इंक्लाइन लगा दिया, नहीं, वो हाँ वो चीज करोगे, हो सकता है आपको मार्क्स मिले, हो सकता है आपको ना मिले, पर हाँ अगर आप टास्क स्पेसिफिक वोकैबुलरी यूज करोगे तो आपको मार्क्स डेफिनेटली मिलेगा। अब जैसे मैंने आप थोड़ी देर पहले एग्जांपल दिए हेल्थ इश्यूज और हेल्थ मैलडीज की, इसमें आपको डेफिनेटली आपको बैंड स्कोर ज्यादा मिलेगा। ये याद रखें कि वोकैबुलरी जो है अगर आप यूज नहीं करेंगे, बढ़िया वोकैबुलरी नहीं यूज करेंगे, शायद आपके मार्क्स उतने ही रहें। ठीक है, हो सकता है अगर आपका आइडिया अच्छा हो तो आपको मार्क्स बढ़िया मिल जाए, कोई दिक्कत नहीं। पर अगर आप गलत वोकैबुलरी यूज करोगे, मार्क्स कटेंगे, डेफिनेटली कटेंगे, बिना किसी, क्योंकि जितने, सिर्फ वोकैबुलरी की बात नहीं कर रहा हूं मैं, जितने भी काइंड ऑफ एरर्स, जितने कम आप एरर्स करोगे, जितने ज्यादा आपके आंसर शीट पे टिक्स लगे होंगे, उतना ज्यादा पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, और जितने ज्यादा क्रॉसेस लगे होंगे, जितने ज्यादा सर्कल्स लगे होंगे, उतना ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा। तो अपने जो ऐसे है उसको एक वेल स्ट्रक्चर्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे कि किस तरह से हम प्लानिंग करेंगे एक ऐसे लिखने का। क्यों? क्योंकि ऐसे जब हम प्लान करके लिखेंगे तो एक वेल स्ट्रक्चर्ड ऐसे होगा। ठीक है, और जब वो एक वेल स्ट्रक्चर्ड वेल ऑर्गेनाइज्ड ऐसे होगा तो उसके हमें ज्यादा एक बैंड स्कोर मिलता है। ठीक है, वो मैं आपको सारा कुछ एंड में दिखाता हूँ अभी कि ये चीजें मैं नहीं कह रहा कि जितना ज्यादा स्ट्रक्चर यूज करोगे, स्ट्रक्चर एक स्ट्रक्चर्ड वेल मैनर्ड वे में लिखोगे, ये मैं नहीं कह रहा कि आप लिखो। नेक्स्ट स्लाइड, जो लास्ट स्लाइड है हमारी, उसमें आप खुद देख लो कि आइल्स के जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहां पे उन्होंने ये एक्चुअली में दिया हुआ है, उन्होंने एक्चुअली ये मेंशन किया हुआ है कि किस बेसिस पे हमें जो है ज्यादा हमें ज्यादा बैंड स्कोर मिले। ठीक है, आप चाहे तो पूरा का पूरा पढ़ सकते हैं, अवेलेबल है वेबसाइट पे, आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं, आप वेबसाइट पे पढ़ सकते हैं। ठीक है, बट मैं जो यहाँ पे जो हमने लेक्चर में डिस्कस किया है, ठीक है, मैं उसको ज्यादा हाईलाइट करके बता रहा हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल, टास्क अचीवमेंट, आइडियाज आर रेलिवेंट, 9 बैंड वाले ऐसे में आइडियाज आर रेलिवेंट, फुली एक्सटेंडेड एंड वेल सपोर्टेड, आइडियाज आपके रेलिवेंट होने ही चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट, कोहेरेंस एंड कोहेजन, आप देख सकते हैं लास्ट जो मैंने हाईलाइट किया हुआ, दैट इज पैराफ्रेजिंग इज स्किलफुली मैनेज, आपने बहुत ही अच्छी तरह से पैराफ्रेजिंग किया, आप कोई भी मेथड यूज कर सकते हैं पैराफ्रेजिंग करने के लिए। ठीक है, बेस्ट होगा कि आप जैसे 2-3 का कॉम्बिनेशन यूज कर ले। ठीक है, 3 तक का कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया होता है, 2 तक का भी कॉम्बिनेशन बहुत बढ़िया, 3 तरह का कॉम्बिनेशन भी बहुत बढ़िया होता है। 4 करने जाएंगे ना आपका टाइम लग जाएगा, मैं सीरियसली बताऊं, 4 करने का टाइम लग जाएगा आपका, 4 करने लग जाएगा आपका टाइम लग जाएगा बहुत ज्यादा। तो इसलिए मैं 4 रिकमेंड नहीं करूंगा, क्योंकि जब आप नेचुरली करोगे ना, आप 2 या 3 ही कर पाओगे। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट जो मैंने चीज हाईलाइट की है नेक्स्ट लेक्सिकल रिसोर्सेज वाले में, दैट इज अ वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी इज यूज्ड एक्यूरेटली। अब आप देखिए यहाँ पे उसने लिखा हुआ है कि a wide range of vocabulary is used accurately and appropriately with very natural and sophisticated control of lexical features। natural होना चाहिए, sophisticated होना चाहिए, ठीक है, accurate होना चाहिए, appropriate होना चाहिए। obviously मैंने आपको बताया कि जितनी कम मिस्टेक्स होंगी, minor errors in spelling and word formations are extremely rare, बहुत ही रेयर है, ही नहीं, ऑलमोस्ट है ही नहीं, है ही नहीं, है ही नहीं। ठीक है, उसके बाद ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी, punctuation and grammar are appropriately used. Okay, minor errors are extremely rare and have minimal impact on communication. Okay, so this was the session, right? And I hope it was really helpful, and इस तरह की sessions और लाते रहेंगे। So bye bye.